चलो शुरू करते हैं। ध्यान दो इधर, बकबक बंद करो, आगे ध्यान दो, गेट पीछे वाला बंद कर दो। कल हम लोगों ने पढ़ा जब तीव्र प्रकाश किरण पुंज को हम कोलाइडी विलयन पर डालते हैं तो चमक इधर भी दिखती है, चमक ऊपर से भी दिखती है और चमक नीचे से भी दिखती है, अर्थात सभी दिशाओं से चमक दिखती है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जब यही प्रकाश की किरण हमने विलयन अर्थात वास्तविक विलयन अर्थात कहें तो परिक्षेपण माध्यम पर भेजा, किस पर? परिक्षेपण माध्यम जैसे जल, तो इधर तो चमक दिखाई दी लेकिन ऊपर से देखने पर भी अंधेरा दिखा और नीचे से देखने पर भी अंधेरा दिखा, बीच में इसका रास्ता क्यों नहीं दिखा? क्योंकि एक तो तीव्र प्रकाश पुंज डाले थे और दूसरा ये कारण तो नहीं था, वेग तो इसमें भी वही था, कहें कि इसमें चमक दिखे। क्योंकि ये माध्यम है और माध्यम के कण काफी छोटे होने के कारण प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन या कहे तो प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं कर पाते, और जब तक प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं होगा तब तक किरण का पथ हमें नहीं दिखेगा। ये बात आप याद रखना, सीधी सी बात, ठीक है ना। इसको बताए हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कहीं पे कि जब तक प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं होगा तब तक हमें प्रकाश दिख नहीं सकता है। हो जाएगा ना। इसीलिए यहाँ से सवाल तुम्हारा बन सकता है कि जब जल में से गुजरता है तो विलयन बीच ये ऊपर और नीचे से अंधेरा दिख रहा है, क्यों? जबकि उसकी एक लाइनिंग तो दिखनी चाहिए थी, किरण उस रास्ते से निकल रही है। जैसे अब हम यहाँ से टॉर्च जलाते हैं तो एक किनारे से जब यहाँ से टॉर्च जला के किसी को खड़ा कर दिया जाए तो यहाँ तुम बीच से देखोगे ना तो लगता है ऐसे पतला सा प्रकाश पुंज जा रहा है, नहीं जा रहा है। अभी देखो, जब किसी अंधेरे कमरे में कहीं छोटे से छिद्र से प्रकाश आता है तभी तुमको लगता है कि ऐसे पतला सा पाइप के जैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्यों ऐसा दिखता है तुम्हें? क्योंकि बाकी कमरे में तो अंधेरा है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश आ ही नहीं रहा, तो प्रकीर्णन की कोई संभावना ही नहीं उठती है, समझ गए। लेकिन जब पतला सा प्रकाश पुंज आ रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कमरे में भी धूल मिट्टी के कण अवश्य है, हम लोग कितना भी बताएं साफ सुथरा है, लेकिन कमरे में भी धूल मिट्टी के कण अवश्य होते हैं जो कोलाइडी अवस्था में होते हैं, हमको दिखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि वो धूल मिट्टी के कण आने वाली प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन करने लगते हैं। अब प्रकीर्णन से पूरा कमरा प्रकाशमय हो जाना चाहिए था, होना चाहिए था ना, लेकिन अरे वो इतनी पतली पुंज आ रही है, प्रकाश की मात्रा इतना कम है, क्या वो पूरे कमरे में उजाला दे सकेगी? नहीं दे सकेगी। ऐसा होता तो हम लोग एक टार्च जला के पूरे कमरे में उजाला कर लेते, इतना बड़ा बल्ब क्यों जलाते? होता है ऐसा कि नहीं होता? तो इस कारण से क्या होता है, वो पूरा प्रकीर्णन करके इतनी दूर तक उसको नहीं फैला पाता है, प्रकीर्णन क्षेत्र बस उसके आसपास तक ही रह जाता है। इसलिए हमको लगता है कि एक गोली सी पाइप ऐसे जा रही है कि नहीं जा रही है। लेकिन अगर वही छिद्र हम धीरे धीरे बड़ा करते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि वो पाइप दिखनी बंद हो जाएगी, क्योंकि प्रकीर्णन तब दूर तक होने लगेगा ना, और प्रकीर्णन दूर तक होने लगेगा तो प्रकाश अब पूरे कमरे में दिखाई देने लगेगा, दिखने लगेगा। ऐसा कभी अवलोकन कर लेना। तो वही चीज इनके साथ होता है कि जब तक प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है तब तक ये किरण पुंज हमें दिखाई नहीं देगा और जल में प्रकाश का प्रकीर्णन हो ही नहीं पाता, इसलिए जल के बीच में प्रकाश किरण पुंज हमको नहीं दिखती है। जबकि कोलाइडी विलयन में जाने पर ये प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं और ये प्रकीर्णन सभी दिशाओं में करते हैं, क्योंकि प्रकीर्णन करेगा तो सभी दिशाओं में करेगा, क्योंकि प्रकीर्णन की परिभाषा ही यही है कि प्रकाश किरणों को अवशोषित करके पुनः सभी दिशाओं में उत्सर्जित करना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। मतलब उनको रोकेगा फिर निकालेगा, और निकालेगा तो सभी दिशाओं में निकालेगा। ये प्रक्रिया प्रकीर्णन की है। यहाँ से निकालेगा तो सब तरफ निकालेगा, चाहे जिधर से देखोगे चमक तुम्हें सब तरफ दिखेगी। हो गया। अब इसमें हमने क्या देखा, जब कण काफी छोटे थे तो प्रकीर्णन हुआ ही नहीं, टिंडल प्रभाव नहीं हुआ, नगण्य हो गया। कण थोड़े बड़े हुए, कोलाइडी अवस्था में आए तो टिंडल प्रभाव हुआ, समझ गए। धीरे धीरे जब कण का आकार बड़ा होने लगेगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो फिर अवशोषित कर को उत्सर्जित करने की उनकी क्षमता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, क्योंकि ये भी क्षमता एक निश्चित सीमा तक ही होगी। अगर बड़े कणों में भी यह क्षमता होती तो क्या होता? बड़े कणों में क्षमता होने के कारण अगर हम किसी
गेंद पर प्रकाश डालते तो उससे भी प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता था, तो वो भी अवशोषित करती और पुनः उत्सर्जित करती, तो गेंद के चारों तरफ हमें उजाला दिखाई देता है। ऐसा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। अगर पृथ्वी में ऐसी क्षमता होती तो पृथ्वी भी उत्सर्जित करके अपने पीछे उत्सर्जित कर लेती या अवशोषित। मान लो सूर्य का प्रकाश देखो, पृथ्वी का ये हिस्सा हम लोग जानते हैं कि हमेशा आधा हिस्सा उजाले में रहता है जो सूर्य की तरफ है, और इधर वाला हिस्सा क्या रहता है? अंधेरे में रहता है। तो अगर पृथ्वी भी प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकती तो आने वाले प्रकाश को क्या करती? अवशोषित करती और निकालती, तब चारों तरफ निकालती ना, तो इधर भी तो निकाल देती, और जब इधर निकालती तो उजाला इधर भी हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, याद रखते रहना। कणों का आकार बड़ा होने पर किसकी मात्रा? प्रकीर्णन की मात्रा घटने लगती है। जब ज्यादा बड़ा होता है तब पहले बढ़ती है और फिर एक निश्चित सीमा के बाद क्या होने लगती है? घटने लगती है। तो इसको हमको लिखना है। इसमें कारण तुमसे पूछा जाएगा कि क्या कारण है कि वास्तविक विलयन में, क्या कारण है कि वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव नगण्य होता है जबकि कोलाइडी विलयन में यह अधिक होता है। तो चूंकि कोलाइडी विलयन के कण जो होते हैं ये वास्तविक विलयन की अपेक्षा बड़े होते हैं, जो प्रकाश का प्रकीर्णन आसानी से कर देते हैं, इसलिए इसमें टिंडल प्रभाव क्या होता है? प्रबल होता है। और जबकि इनके कण छोटे होते हैं जो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते, जिससे इनमें टिंडल प्रभाव क्या होता है? नगण्य होता है। हो गया। दूसरा सवाल क्या बन सकता है यहां से कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड, दो प्रकार का नाम पढ़े हो ना, तो सवाल बनता है द्रव स्नेही कोलाइड में टिंडल प्रभाव कम होता है और द्रव विरोधी कोलाइड में टिंडल प्रभाव अधिक होता है, क्यों? क्योंकि द्रव स्नेही में कणों का आकार क्या होता है? छोटा होता है। हमने देखा द्रव स्नेही में कणों का आकार वास्तविक विलयन के पास होता है, और जैसे जैसे हम वास्तविक विलयन के पास तक देखो बढ़ते जा रहे हैं, टिंडल प्रभाव क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकीर्णन की क्षमता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। होगा कि नहीं होगा? तो द्रव स्नेही में प्रकीर्णन की मात्रा कम होती है और जबकि द्रव विरोधी में प्रकीर्णन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ये दो सवाल हमने तुमको समझा दिया, बस इसको हम कॉपी में छाप लेते हैं। लिखो, कहां तक लिखे? हाँ, नीचे लिखो हेडिंग टिंडल प्रभाव का कारण। टिंडल प्रभाव का कारण। टिंडल प्रभाव का कारण हो गया ना? तो लिखो टिंडल प्रभाव का कारण। टिंडल प्रभाव का कारण टिंडल प्रभाव का कारण हो गया। टिंडल प्रभाव का कारण विलयन में उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के कारण। विलयन में उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के द्वारा, कारण नहीं, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के द्वारा हो गया प्रकाश का होने वाला प्रकीर्णन है। प्रकाश का होने वाला प्रकीर्णन है। प्रकाश का होने वाला प्रकीर्णन है। हो गया ना? प्रकाश का होने वाला प्रकीर्णन है। नीचे काली पेन से लिख लेना। अभी लिखवा दे, लिख लो। प्रकीर्णन की मात्रा जितनी अधिक होगी, प्रकीर्णन की मात्रा जितनी अधिक होगी, टिंडल प्रभाव उतना ही अधिक होगा। टिंडल प्रभाव उतना ही अधिक होगा। टिंडल प्रभाव उतना ही अधिक होगा।
टिंडल प्रभाव उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। हो गया ना? क्या बोले हैं? ठीक है, सही है। प्रकीर्णन की मात्रा जितनी अधिक होगी टिंडल प्रभाव उतना ही अधिक होगा। अब नीचे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, जब प्रकाश किरण पुंज किसी वास्तविक विलयन में प्रवेश करता है, जब प्रकाश किरण पुंज किसी वास्तविक विलयन में प्रवेश करता है, प्रकाश किरण पुंज किसी वास्तविक विलयन में प्रवेश करता है, हो गया ना? तो कणों का आकार बहुत छोटा होने के कारण, कणों का आकार बहुत छोटा होने के कारण, कणों का आकार बहुत छोटा होने के कारण, हो गया, ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं, ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं। ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं, हो गया, जिससे विलयन में अंधेरा दिखाई देता है, जिससे विलयन में अंधेरा दिखाई देता है। हो गया ना? आगे लिखो, परंतु जब प्रकाश किरण हो गया, कोलाइडी विलयन पर डाली जाती है, परंतु जब प्रकाश किरण कोलाइडी विलयन पर डाली जाती है तो परंतु जब प्रकाश किरण कोलाइडी विलयन पर डाली जाती है तो, हो गया, कोलाइडी कणों का आकार, तो कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये प्रकाश का प्रकीर्णन सभी दिशाओं में कर देते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन सभी दिशाओं में कर देते हैं, सभी दिशाओं में कर देते हैं, जिससे हो गया, विलयन सभी दिशाओं में चमकता दिखाई देता है, जिससे विलयन सभी दिशाओं में चमकता दिखाई देता है, इससे विलयन सभी दिशाओं में चमकता दिखाई देता है। हो गया ना? तो विलयन के सभी दिशाओं में चमकने का कारण क्या है? बस यही प्रकीर्णन। हो गया ना? जैसे वहां पे ब्राउनी गति का कारण क्या था? ब्राउनी गति का कारण क्या था? माध्यम के कणों के द्वारा कोलाइडी कणों पर लगाई गई असंतुलित टक्करें,
यही था ना, असंतुलित टक्कर मार रहा था जिससे वो घूम रहा था, तो बस एकमात्र कारण वहां पे असंतुलित टक्कर, एकमात्र कारण यहाँ पे प्रकीर्णन। अब इससे एक लाइन बनाते हो, 10 लाइन बनाते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। एक शब्द में इसको याद कर सकते हो, कारण क्या है दोनों का। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग, हेडिंग लिखो, टिंडल प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक, टिंडल प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक। हो गया। तो अब देखो, टिंडल प्रभाव कोई नया कारण नहीं है, ये प्रकीर्णन ही है। क्या है? प्रकीर्णन। परंतु कोलाइडी विलयन के संदर्भ में टिंडल ने इसका अध्ययन किया, इसलिए नाम दे दिए टिंडल प्रभाव। तो हमको अगर टिंडल प्रभाव को प्रभावित करने वाला कारक पढ़ना है तो हमको किसे प्रभावित करने वाला कारक पढ़ना होगा? प्रकीर्णन को प्रभावित करने वाला कारक पढ़ना होगा, क्योंकि प्रकीर्णन अनुक्रमानुपाती टिंडल प्रभाव, अभी हमने ऊपर बताया, प्रकीर्णन की मात्रा जितनी अधिक होगी टिंडल प्रभाव उतना ही अधिक होगा। तो अगर हम प्रकीर्णन पर किसी का प्रभाव पढ़ लें तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे तरंग दैर्घ्य सबसे पहला आता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें चलती है तो उनकी कुछ न कुछ तरंग दैर्घ्य होती है ना। जिसमें हमने देखा हमारे जो 7 रंग होते हैं विबग्योर, इसमें सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होती है, इसीलिए उसका प्रकीर्णन सबसे क्या होता है? समझ गए अब कि जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। तो अधिक तरंग दैर्घ्य वाली किरणों के लिए टिंडल प्रभाव भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि उनका प्रकीर्णन कम होगा। और हमारा जो बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण उसके लिए टिंडल प्रभाव सबसे अधिक होता है। इसी टिंडल प्रभाव के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसमें भी धूल मिट्टी के कण किस अवस्था में रहते हैं? कोलाइडी अवस्था में ही रहते हैं, और वो प्रकाश का प्रकीर्णन सभी दिशाओं में कर देते हैं। सबसे ज्यादा किसका कर पाते हैं? बैंगनी, आसमानी और नीला, जिसका संयुक्त प्रभाव आकाश का नीला रंग हमें दिखाई देता है। समझ गया ना? ये चीज को ध्यान देना। अब आगे दूसरा नंबर, वेग। वेग बता सकते हैं, लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो जिन किरणों का वेग अधिक होगा उनके लिए टिंडल प्रभाव कम होगा, क्योंकि उनका प्रकीर्णन कम होगा। दूसरा, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण। अभी इसमें हमने देख लिया कि जब इसमें माध्यम के कण बहुत ज्यादा छोटे थे तब प्रकीर्णन नहीं हुआ। जब कणों का आकार बढ़ने लगा तो प्रकीर्णन की मात्रा भी क्या होने लगी? बढ़ने लगी, जिसके फलस्वरूप टिंडल प्रभाव बढ़ने लगा। तो कणों का आकार बढ़ने पर टिंडल प्रभाव क्या होगा? बढ़ेगा। यही कारण है कि द्रव स्नेही कोलाइड में टिंडल प्रभाव कम होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड में टिंडल प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइड में कण अपेक्षाकृत बड़े होंगे ना। इसी कारण से वो प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक करेंगे, और क्या होगा? टिंडल प्रभाव भी क्या होगा? अधिक होगा। तो हमने यहाँ पे सीखा कि कणों का आकार बढ़ेगा तो क्या होगा? टिंडल प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद पुनः वो क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। अर्थात निश्चित सीमा के बाद पुनः प्रकीर्णन की क्षमता उनकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आकार बड़ा हो जाएगा तो प्रकीर्णन नहीं कर पाएंगे। अगला आता है, बस 3 ही है। हाँ, एक है अपवर्तनांक, परिक्षेपावस्था और परिक्षेपण माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? n बराबर c/v। अब क्या हुआ? अपवर्तन करने की क्षमता है ना अपवर्तनांक। तो अब क्या होगा यहाँ पे? ये इनका अंतर जितना ज्यादा होगा अपवर्तन करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। अंतर जितना ज्यादा होगा अपवर्तन करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर अंतर ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा, और अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो अपवर्तन करने की क्षमता ज्यादा होगी। अपवर्तनांक किसका सबसे अधिक होता है? बता दो तनिक। तो विबग्योर में बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन भी सबसे अधिक होता है। सोचने वाली बात है, तनिक ध्यान से सोचो। यहाँ पे C की वैल्यू फिक्स है, 3 × 10⁸। अब क्योंकि जब इसमें हम रेड को लेके जाते हैं तो रेड का सबसे अधिक होता है रेड का सबसे अधिक होता है। मान के चलो हम इसी के बराबर मान लेते हैं।
मान लिए ना, सबसे अधिक होता है, रेड का हमने इसी के बराबर मान लिया। अब काट दिए तो कितना आ गया, 1 आ गया। रेड की चाल तो अभी हमको पता नहीं है, लेकिन हमने इतना बस मान लिया। तो एन की वैल्यू कितना आ गया, 1। लेकिन जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे वेग घटता है ना, लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का क्या होता है, सबसे कम होता है। तो हम मान लो इसमें मान लेते हैं बैगनी रंग का 2 ही मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं यहाँ पे, 2 गुना, कम है ना उससे। तो अब 2 से 3 में भाग दोगे तो कितना आएगा अपवर्तनांक, 1.5। देख रहे हो, क्योंकि बैगनी रंग का वेग कम है इसलिए अपवर्तनांक उसका ज्यादा है, इसलिए उसकी अपवर्तन करने की क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अतः बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होगा। अपवर्तन क्या होता है, माध्यम के अंदर प्रवेश करो, अपने मार्ग से विचलित होकर दूसरे मार्ग से निकल जाओ, यही तो अपवर्तन है। अर्थात प्रकीर्णन भी एक विशेष प्रकार का अपवर्तन ही है। क्यों, क्योंकि इसमें भी तो छोटे कण प्रकाश को शोषित करके दूसरे मार्ग से निकाल देते हैं। निकल के जाना तो चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था ना, लेकिन उसको दूसरे मार्ग से निकाल देते हैं, दूसरे मार्ग से, तभी तो हो जाता है। और क्योंकि निकालते हैं चारों दिशाओं में निकालते हैं, कई सारी परतें उसमें होती हैं, एक परत तो है नहीं कि उसको पार किया और निकल लिया उधर, जैसे तुम लोग पढ़ लिए फिजिक्स वाले में, ठीक है ना। अरे उसमें कण है तो कण की मोटाई होती है कुछ, तो उसमें बहुत सारी परतें होंगी ना धूल मिट्टी की। जो परतें होंगी हर जगह पे जाते जाते कहीं किसी को अपवर्तित कर देंगी, तो इसीलिए अपवर्तन के पश्चात जो किरणें निकलती हैं वो चारों दिशाओं में निकल जाती हैं। तो ये एक मुख्य प्रकार की, या कहें तो एक विशेष प्रकार की अपवर्तन की प्रक्रिया है जिसका नाम प्रकीर्णन दिया जाता है। तो प्रकीर्णन भी क्या है, अपवर्तन ही है, परावर्तन नहीं है, याद रखे रहना। क्या है, अपवर्तन, क्योंकि अवशोषित करके उत्सर्जित करना भी परावर्तन होता, तब क्या होता, परावर्तन होता तो यहां से टकराने के बाद इसको वापस भेज देता, अंदर लेता क्या, नहीं लेता, इधर निकालता क्या, नहीं निकालता। पृथ्वी निकालती क्या पीछे ले जाके, नहीं निकालती, पृथ्वी परावर्तन करती है, याद रखे रहना, पृथ्वी अपवर्तन नहीं करती है। और छोटे कण चारों दिशाओं में अपवर्तन कर देते हैं, इसलिए उस विशेष प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। तो अब चूंकि अपवर्तनांक अधिक है, अपवर्तन ज्यादा होगा, और अपवर्तन जितना ज्यादा होगा उतना ही जल्दी सभी दिशाओं में ये निकलेंगे। निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। अभी मान लो अपवर्तन ही नहीं कर पाया तो सीधे भाग गया, तो कहां निकला, चारों दिशाओं में। जब अपवर्तन हो ही नहीं पाया, अपवर्तन क्या होता है, किसी प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से या अपने मार्ग से विचलित, ये क्या बोलते हैं, विचलित होना। ऐसे जाना था इसको सीधे ना इधर, लेकिन इधर निकल सकता है या उधर निकल सकता है, यही कहलाता है हमारा अपवर्तन। तो अब पता चला कि इधर से कण कोलाइडी कण को पाइए, सॉरी, इधर से प्रकाश की किरण कोलाइडी कण को पार कर रही है, हमारा था कोलाइडी कण। अब इतना तेज चल रहा था कि बेचारे का अपवर्तन ही नहीं हो पाया, सीधे निकल गया, मतलब जैसे जाना था सीधे निकल के चला गया। दिखाई दे रहा है। तो क्या इधर और इधर चमक दिखेगी हमको, नहीं दिखेगी। लेकिन क्या हुआ, जब उसका वेग धीमा हुआ, अर्थात उसका अपवर्तन अधिक होगा, वेग धीमा होगा तब अपवर्तन क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे इधर मुड़ गया तो इधर देखो प्रकाश अब दिखने लगा, दिखने लगा ना, इधर मुड़ा, कुछ इधर मुड़ेंगे कुछ इधर मुड़ेंगे, क्योंकि कण है ना वो चारों तरफ मुड़ेगा, कई सारी परतें उसमें काम करेंगी और सभी परतें किसी भी तरफ उसको मोड़ सकती हैं। इसीलिए धीरे धीरे क्या हो जाता है, चारों तरफ प्रकाश की किरण हमको दिखने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। अब अपवर्तनांक अधिक होगा तो अपवर्तन अधिक होगा, और अगर अपवर्तन अधिक होगा तो प्रकीर्णन भी क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि एक विशेष प्रकार का अपवर्तन ही क्या है, प्रकीर्णन है। तो अगर अपवर्तन अधिक होगा तो प्रकीर्णन अधिक होगा, प्रकीर्णन अधिक होगा तो टिंडल प्रभाव अधिक होगा। तो ऐसे प्रकाश के पुंज, अर्थात ऐसे प्रकाश के किरण जिनका अपवर्तनांक अधिक होता है, उनका टिंडल प्रभाव भी क्या होता है, अधिक होता है। फर्स्ट एंड लास्ट पहुंच गया, सीधे सीधे बीच वाला छोड़ दिए, हो गया कि नहीं हो गया। तो लिखो हेडिंग, प्रकीर्णन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, टिंडल प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक, हो गया ना। तो लिखेंगे चूंकि टिंडल प्रभाव तभी अधिक होता है जब प्रकीर्णन की मात्रा अधिक होती है। टिंडल प्रभाव तभी अधिक होता है जब प्रकीर्णन की मात्रा अधिक होती है। अतः हम कह सकते हैं कि
अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि हो गया, ये लिख लो। प्रकीर्णन अनुक्रमानुपाती टिंडल प्रभाव, प्रकीर्णन अनुक्रमानुपाती टिंडल प्रभाव। हो गया ना? प्रकीर्णन अनुक्रमानुपाती टिंडल प्रभाव हो गया। लिखो, इसमें नीचे लिखो। अतः टिंडल प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार हैं। टिंडल प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार हैं। टिंडल प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार हैं। हो गया। अब लिखेंगे इसमें पहला प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। हो गया ना? अब लिखो, चूंकि प्रकीर्णन की मात्रा और चूंकि प्रकीर्णन की मात्रा और तरंग दैर्घ्य लैम्डा में निम्न संबंध होता है। तरंग दैर्घ्य लैम्डा, यही है लैम्डा, में निम्न संबंध होता है। निम्न संबंध होता है। हो गया ना? ये लिख लो, प्रकीर्णन अनुक्रमानुपाती 1/λ4। प्रकीर्णन अनुक्रमानुपाती 1/λ4। हो गया ना? लैम्डा घात 4 है, ध्यान देना। अर्थात हो गया ना? तरंग दैर्घ्य कम होने पर, प्रकीर्णन की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि उल्टा संबंध दिख रहा है ना, एक ऊपर है एक नीचे है, इसलिए उल्टा संबंध। क्या लिखे? क्या लिखे जी? प्रकीर्णन है, तरंग दैर्घ्य कम होने पर प्रकीर्णन की मात्रा अधिक होगी। हो गया ना? अतः हम कह सकते हैं कि नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। एक मिनट, नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या लिखे? सबसे अधिक होगा। हो गया? अर्थात टिंडल प्रभाव प्रबल होगा। इसके लिए नीले रंग के लिए याद रखना,
हो गया ना। नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट काली पेन से लिखो, यही कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। हो गया, क्योंकि हो गया जी, क्या लिखे? क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कण कोलाइडी अवस्था में रहते हैं। धूल मिट्टी के कण कोलाइडी अवस्था में रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन गया यहाँ से। धूल मिट्टी के कण कोलाइडी अवस्था में रहते हैं। हो गया, क्या लिखे? कोलाइडी अवस्था में रहते हैं जो बैंगनी, आसमानी तथा नीले, बैंगनी, आसमानी तथा नीले रंग के, बैंगनी, आसमानी तथा नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक मात्रा में करते हैं। जिनके संयुक्त प्रभाव से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये आकाश के रंग के नीला दिखने का कारण हो गया। हो गया ना। नीचे लिखना, समुद्री जल के नीले दिखने का कारण भी, समुद्री जल के नीले दिखने का कारण भी समुद्री जल के नीले दिखने का कारण भी हो गया, जल में उपस्थित, ये क्या लिखे? नीले दिखने का कारण भी समुद्री जल में उपस्थित कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन है। हो गया। अब यहीं से तुम बता सकते हो कि जो टिंडल शंकु दिखेगा हमें वो किस रंग का होगा? नीले रंग का होगा, क्योंकि प्रकाश किरण पुंज में सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा? बैंगनी, आसमानी और नीले का ही होगा, जिसका संयुक्त प्रभाव से हमको शंकु किस प्रकार का दिखेगा? नीला दिखेगा। हो गया। आगे लिखो, दूसरा नंबर, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार पर, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार पर, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार पर, हो गया, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार पर, हो
गया। अब लिखो इसमें, क्या लिखोगे? परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार जितना अधिक होगा, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार जितना अधिक होगा, प्रकीर्णन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। प्रकीर्णन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। प्रकीर्णन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी और टिंडल प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा। प्रकीर्णन की मात्रा भी उतनी अधिक होगी और टिंडल प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा। टिंडल प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा। हो गया? यही कारण है कि हो गया। द्रव विरोधी कोलाइडों में टिंडल प्रभाव कम होता है। द्रव विरोधी कोलाइडों में टिंडल प्रभाव अधिक होता है। यही कारण है कि द्रव विरोधी कोलाइडों में टिंडल प्रभाव अधिक होता है, जबकि द्रव स्नेही कोलाइडों में कम होता है। यही कारण है कि द्रव विरोधी कोलाइडों में टिंडल प्रभाव अधिक होता है, जबकि द्रव स्नेही कोलाइडों में टिंडल प्रभाव कम होता है। कम होता है। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। तीसरा नंबर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक के अंतर पर, परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक के अंतर पर हो गया ना? तो लिखेंगे इसमें, यह अंतर जितना अधिक होगा, यह अंतर जितना अधिक होगा, यह अंतर जितना अधिक होगा, हो गया ना? प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा, प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा और टिंडल प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा। यही कारण है कि यही कारण है कि यही कारण है कि हो गया? क्या लिखे? यही कारण है कि द्रव विरोधी कोलाइडों में टिंडल प्रभाव अधिक होता है। टिंडल प्रभाव अधिक होता है क्योंकि इनमें अपवर्तनांक का अंतर अधिक होता है।
क्योंकि इनमें अपवर्तनांक का अंतर अधिक होता है, अधिक होता है। हो गया ना? चलो क्योंकि इनमें अपवर्तनांक का अंतर अधिक होता है। अपवर्तनांक का अंतर क्यों अधिक है? क्योंकि देखो माध्यम के कण छोटे छोटे हैं, उनकी अपवर्तन करने की क्षमता कम है, इसलिए उनका अपवर्तनांक भी कम है। और जबकि ये कण कौन से द्रव विरोधी, द्रव स्नेही नहीं, क्योंकि द्रव स्नेही तो माध्यम के पास होते हैं ना, इसलिए उनका अपवर्तनांक माध्यम से अधिक तो होगा लेकिन ज्यादा अधिक नहीं होगा। द्रव विरोधी में कण और दूर होते हैं ना, क्योंकि कण बड़े बड़े होते हैं तो अंतर अधिक होता है ना कणों में। और जब कण बड़ा है तो प्रकीर्णन भी ज्यादा करेगा, और प्रकीर्णन ज्यादा करेगा तो अपवर्तन की क्षमता अर्थात उसकी अधिक है, इसलिए अपवर्तनांक क्या होगा? अधिक होगा। तो दोनों का अंतर भी क्या होगा? अधिक होगा। तो यहाँ पे हम अनुपात लगा सकते हैं कि कणों के आकार का अंतर जितना अधिक होगा, अपवर्तनांकों का अंतर भी उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। क्योंकि देखो ये है माध्यम का कण, ये बीच में आया कोलाइडी, ये कौन सा? द्रव स्नेही आया। कौन सा आया जी? द्रव स्नेही। और इधर आया थोड़ा सा बड़ा कौन? द्रव विरोधी। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रकीर्णन की क्षमता किसकी है? द्रव विरोधी सबसे ज्यादा प्रकीर्णन करेगा, और ये सबसे कम अर्थात नगण्य करता है। और ये करता है परंतु मध्यम करता है। अंतर किसमें सबसे अधिक होगा? द्रव विरोधी और माध्यम के बीच ना। तो इसीलिए द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं क्या करते हैं? अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करते हैं, जिससे उनका टिंडल प्रभाव क्या होता है? प्रबल होता है। हो जाएगा ना? ये चीज को याद रखना है। तो यहाँ से तुम्हारा हो गया प्रकीर्णन को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात टिंडल प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो टिंडल प्रभाव के आधार पर किन किन बातों की व्याख्या की जा सकती है। दो व्याख्या तो हम लोग अभी पढ़ लिए। पहला वाला क्या जी? आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला रंग, और दूसरा समुद्री जल का नीला रंग, इसे हम रमन प्रभाव भी कहते हैं। फिजिक्स में भी शायद पढ़ोगे रमन प्रभाव, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? सर सीवी रमन ने की थी, जो एक भारतीय वैज्ञानिक थे, इसलिए इसको रमन प्रभाव कहते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा, उसी से कहना। तीसरा नंबर तारों का टिमटिमाना, सूर्य क्यों नहीं टिमटिमाता है सर? उसको भी टिमटिमाना चाहिए। नंबर 4 प्रोजेक्टर व छिद्र से आने वाले प्रकाश पथ का चमकीला होना, ये तो अभी देख लिए हम लोग। क्यों होता है? क्योंकि प्रोजेक्टर से जो किरण जाती है बोर्ड तक, उसके बीच में वायुमंडल होता है, और उसमें धूल मिट्टी के कण कोलाइडी अवस्था में है, जो उसका प्रकीर्णन करते हैं। अब चूंकि प्रोजेक्टर से जो प्रकाश की किरण निकलती है एक पतले माध्यम से निकलती है ना, ऐसा तो है नहीं कि पूरा चौड़ा निकाल रहे हैं, दीवार से निकाल के ले आ रहे हैं। दीवार से निकालते तो पूरा कमरे में उजाला होता है कि नहीं होता है? इसीलिए क्या होता है, जब छोटे से निकलता है तो वो इतना प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाता है कि पूरे कमरे में उजाला हो सके। जितनी दूर तक करता है तो वही हमको एक पाइप की तरह दिखता है, अर्थात लगता है एक चमकीला किरण जा रही है। समझ गए? ये ध्यान देना। लेकिन जैसे जैसे इसको हम बढ़ाते जाएंगे, आकार को बढ़ाते जाएंगे, ये पथ धीरे धीरे अदृश्य होता जाएगा। क्यों अदृश्य होगा? क्योंकि इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी ना, और जब हम इसके रेंज में आ गए तो क्या होगा? पथ दिखेगा उसका? नहीं दिखेगा। ये याद रखे रहना है। क्या चीज? हाँ, वर्गाकार क्यों रहता है? क्योंकि उसको कुछ इस तरह से छोड़ा जाता है ना, गोलाकार रूप में थोड़ी ना छोड़ते हैं। अब जैसे इससे छोड़े तो ये यहाँ से जो निकला ऐसे सीधा आगे बढ़ा, यहाँ से जो निकला यहाँ से आगे बढ़ा, सीधा वाला जो निकला देखो ऐसे निकला तो ऐसे आगे बढ़ता गया, बढ़ा ना। ये वाला ऐसे आगे बढ़ा, फैलता है आगे जाने के बाद, ये वाला ऐसे आगे बढ़ा, ये वाला ऐसे आगे बढ़ा। तो सेटिंग होने के बाद जाके पूरा बोर्ड के आकार में वो बन जाता है। उसी हिसाब से प्रोजेक्टर की सेटिंग करते हैं। प्रोजेक्टर को अगर आगे कर दो तो क्या होगा?
छोटा दिखाई देने लगेगा, ज्यादा पीछे कर दो तो बोर्ड से भी बड़ा दिखाई देने लगेगा, इसलिए उसको सही कोण पर, एंगल पर सेट करने की आवश्यकता होती है। समझ गए? ये ध्यान देना। अब क्या करना है, छिद्र से आने वाला प्रकाश का पथ चमकीला होता है, ये तो हमने सीख ही लिया। और एक चीज क्या है, हाँ, उगते और छिपते सूर्य का लाल दिखना, ये भी यही कारण है। उगते और छिपते सूर्य का लाल दिखना, क्यों जी? क्यों बताओ? ये तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो काहे के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन? बताओ, कोई कारण बताओ तो हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन चल रहा हो गया। क्यों? मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन तो दोपहर में भी हो रहा था, दोपहर में क्यों नहीं लाल दिखा? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे सबसे अधिक दूर होता है, और सबसे अधिक दूर जब होता है तो चलते 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 बाकी सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, बेचारे वहीं घूमते रहते हैं पीछे। हमारे पास कौन पहुंच पाता है? लाल रंग, क्योंकि लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है और उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। समझ गए? इसलिए हमारे पास तक कौन पहुंच पाता है? लाल रंग पहुंच पाता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। तो नीचे एक सिंगल इंडिकेट हेडिंग लिख लो, सिंगल इंडिकेट हेडिंग, जल्दी लिखो। टिंडल प्रभाव से परिघटनाओं की व्याख्या, टिंडल प्रभाव से परिघटनाओं की व्याख्या। टिंडल प्रभाव से परिघटनाओं की व्याख्या हो गया ना? अब इनका नाम फटाफट लिख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लिख लेना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, बाकी चीजें होंगी कल। अब आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्री जल का रंग नीला दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, प्रोजेक्टर व छिद्र से आने वाले प्रकाश पथ का चमकीला दिखाई देना, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना। ये तुम्हारा है टिंडल प्रभाव के कुछ उदाहरण। बाकी चीजें कल करेंगे। ये खत्म हो गया ना, वैद्युत कण संचलन बच रहा है, कल वैद्युत कण संचलन खत्म कर दिए, चैप्टर समाप्त। समझ गए? तो बचा नहीं है, कल चैप्टर खत्म, संडे को टेस्ट होगा।